यूपी को नरक के निकालो, यूपी को नरक से निकालो के एपिसोड में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि वहाँ शिक्षा का खास तौर पर स्कूली शिक्षा क्लास 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा का क्या हाल है। और शिक्षा की पूरी व्यवस्था को कैसे योगी और मोदी ने मिलकर ध्वस्त किया है और वे फिर किस तरह से इस पूरे के पूरे शिक्षा के ध्वस्तीकरण को अफवाहों के बाजार के जरिए वे गर्म किए हुए हैं। चारों तरफ उत्तर प्रदेश में ये एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक घर की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश का हर बच्चा अभी ट्यूटर पर डिपेंडेंट है। उत्तर प्रदेश में कोई शहर नहीं है जहां पर के सरकारी कॉलेज और स्कूल की बेहतर व्यवस्था हो। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि अच्छे ढंग से काम कर रही हो। पूरा का पूरा सिस्टम राम भरोसे। और ये सिस्टम का जो दिवालियापन है, इस सिस्टम के दिवालियापन को आप मैं जो कह रहा हूं उससे मत नापिए। योगी के मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों में जो काम पिछले 1 साल में हुआ है, उस 1 साल के कामकाज की समीक्षा स्वयं पिछले 4 साल में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री और उनके द्वारा बनाई गई कमेटी ने की है। और मुख्यमंत्री और उनके द्वारा जो बनाई गई कमेटी की जो समीक्षा है वो बहुत ही आंखें खोलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो बेहतरी है, सर्वश्रेष्ठ सुविधा है, उसका डंका पूरे देश में बजाया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए हुए हैं। पिछले 2 साल का अनुभव लॉकडाउन के पीरियड का, लॉकडाउन में मंदिर उतने दिन बंद नहीं रहे जितने दिन जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल बंद रहे हैं। लॉकडाउन में उतने दिन बाजार बंद नहीं रहे जितने दिन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल बंद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक अजीब गोरख धंधा और एक अजीब रैकेट शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में शुरू किया हुआ है कि जो चीज लोगों को शिक्षित कर सकती है, समर्थ बना सकती है, उसको पहले नष्ट करो। और शिक्षा के नाम पर सबसे अधिक झूठ बोलो। लास्ट ईयर की स्थिति यह रही है, यानी 2020-21 की स्थिति यह रही है, ये स्वयं मुख्यमंत्री के द्वारा जो बनाई गई जो रिव्यू कमेटी है जिसने विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की है, वो कह रहे हैं ना, ईमानदार और दमदार। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व ईमानदार रहा है और दमदार रहा है। मोदी का नेतृत्व, योगी का नेतृत्व ईमानदार रहा है और दमदार रहा है। तो हम ईमानदारी और दमदारी की परीक्षा करना चाहते हैं कि वे ईमानदारी और दमदारी के साथ में सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने सच में एजुकेशन पर कितना खर्च किया है। सिर्फ डाटा बता दें। जो अखबारों में खबरें छन के आई हैं
वो खबरें ये हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने और इससे भी ऊपर आरएसएस की सरकार ने, जो आरएसएस सबसे ज्यादा संस्कृति के क्षेत्र में काम करने का दावा रखता है और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का दावा करता है, उसका फ्रॉड आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बजट का मुश्किल से 1/3 हिस्सा जो बजट में आवंटित है, बजट में आवंटित धनराशि का मुश्किल से 1/3 हिस्सा योगी सरकार खर्च कर पाई। और कौन से क्षेत्र है जहां पर यह खर्चा नहीं हुआ? डेवलपमेंट होगा कहां से? चिकित्सा। अब आप सोचिए महामारी के समय में भी चिकित्सा पर यह पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए, यानी 1/3 से भी कम, 1 रुपए में 30 पैसे 33 पैसे से भी कम जो आवंटित है। एक तो पहले ही आवंटित कम है, लेकिन जो आवंटित है उसमें भी 1/3 से भी कम चिकित्सा, शिक्षा, शहरों में रोजगार, गरीबी उन्मूलन, कृषि, अल्पसंख्यक समाज के कल्याण जैसे विषयों के लिए आवंटित पैसे में से 1/3 से भी कम पैसा योगी मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश में खर्च किया है। यानी 70% से ऊपर पैसा बिना खर्च किए रह गया। तो आप जब बजट पर भाषण देते हैं विधानसभा में योगी जी, तो आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कहने का, और भद्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। क्या आप यूपी की जनता से माफी मांगते हैं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मैं आपके ऊपर खर्च नहीं कर पाया, आपने को मैंने 100 रुपए रखे थे खर्चे के लिए, लेकिन मैं 30 रुपए से भी अधिक आपके ऊपर खर्च नहीं कर पाया। लेकिन आपने तो जगह जगह होर्डिंग लगाए हुए हैं, ईमानदार नेतृत्व, दमदार नेतृत्व, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम। जी नहीं, शिक्षा के नाम पर जो फ्रॉड और झूठ और जनता के साथ में खुलेआम ठगाई योगी सरकार ने पिछले 5 साल में की है, वैसी ठगाई किसी ने नहीं की। यह तो मंत्रालय की जो समीक्षा समिति है उसकी रिपोर्ट है, जो मुख्यमंत्री ने स्वयं बनाई। बेहतर तो यही होता कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लाइव टेलीकास्ट करते और बताते कि किस किस मंत्रालय ने क्या क्या काम नहीं किया। आपने अगर किसी मंत्रालय में काम नहीं हुआ तो आपने क्या उस मंत्री को हटाया? आपने किसी मंत्री को नहीं हटाया जिसने काम नहीं किया, जिसने आवंटित धन को खर्च नहीं किया, आपने उस मंत्री को नहीं हटाया। आपने कभी कोई विकल्प सोचा ही नहीं कि जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है वो पैसा कैसे खर्च हो। मसलन आप जानते थे कि मिड डे मील वाला पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि स्कूल नहीं खोल रहे हैं, लेकिन यह पैसा विद्यार्थियों तक तो पहुंचना चाहिए। क्या आपने विद्यार्थियों तक यह पैसा पहुंचाने की कोशिश की? आप जियो का ही एक मोबाइल फोन 1000 रुपए का खरीद के विद्यार्थियों के पास पहुंचा देते, वो कम से कम क्लास करते। लेकिन आपके पास में तो इतनी बुद्धि नहीं, आपको तो शंख घंटा घड़ियाल बजाने से फुर्सत नहीं है, आपको गंगा स्नान से और राम मंदिर के चक्कर लगाने से फुर्सत नहीं है। आपको यह नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश के स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में अधिकतर समय स्कूल बंद चल रहे हैं। पेपर देखिए,
और झूठ के प्रोपेगेंडा के तेवर देखिए। यानी लास्ट ईयर आप 1/3 से भी कम पैसा बजट में जो आवंटित था वो खर्च कर पाए। आपने इस बात को खुलेआम स्वीकार करने से परहेज किया। आपने अपनी किसी पब्लिक मीटिंग में यह एक्नॉलेज नहीं किया, बल्कि आप कहते रहे हमने हेल्थ पर सबसे ज्यादा काम किया, जो कि सबसे झूठ है। आपने हेल्थ पर जो आवंटित था वही खर्च नहीं किया, और वह महामारी के समय खर्च नहीं किया। उल्टा जनता से बेशुमार पैसा वसूली की गई है। एक और चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी नजर किस बात पर है? आपकी नजर सिर्फ आवंटित धन पर है। वो कैसे खर्च होगा इस पर आपकी कोई नजर नहीं है। तो आपने इस बार के बजट में भी एक धन आवंटित किया है। पिछली बार भी यूनिफॉर्म के लिए धन आवंटित किया गया था, मोजा, स्वेटर, जूते के लिए भी धन आवंटित किया गया था, बैग के लिए भी धन आवंटित किया गया था। क्या ये बंटवाए? क्या आपने अपने सिस्टम के लोगों को लगा के घर घर जाके, बच्चों के घर घर जाके ये सामग्री पहुंचवाई? नहीं पहुंचवाई। बच्चा बच्चा राम का बच्चा तो चाहिए झंडा उठाने के लिए, लेकिन बच्चे के घर में बैग पहुंचे, जूता पहुंचे, स्वेटर पहुंचे, किताब पहुंचे, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी। घर घर से 1-1 रुपया चंदा आएगा राम मंदिर के लिए, लेकिन घर घर जाके बच्चे के पास में ये शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है भाजपा की। वोट मांगने के लिए और राम के नाम पर उत्तेजित करने के लिए आप घर घर जाएंगे और बाहो बजरंगबली की। ये बजरंगबली जो आपने जो बाहुबली तैयार किए नीचे, ये किस काम के हैं? ये खाली बंदरों की फौज जो आपने इकट्ठी की है, ये किस काम की है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बजरंगबली पढ़ने नहीं गए थे, तो आप भी उत्तर प्रदेश को बजरंगबली बना रहे हैं क्योंकि वो पढ़ने नहीं जाएंगे। ये सवाल तो उठेगा कि घर घर जाके राम मंदिर के लिए चंदा वसूली के लिए तो लोग निकले, यहां तक कि कोरोना पीरियड में भी निकले, लेकिन घर घर जाके बच्चों के लिए मोजा, स्वेटर, जूते, यूनिफॉर्म, इसकी सप्लाई तो नहीं हुई। घर घर जाके इस बात की देखभाल तो नहीं हुई कि बच्चों की क्लास नहीं हो रही है। अधिकतर बच्चे क्लास नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास में ऑनलाइन क्लास करने की सुविधा थी नहीं। तो आप मिड डे मील का पैसा था और दूसरे मत से पैसा लेके आप बच्चों को एक मोबाइल फोन बांट सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने पैसा लैप्स करने दिया, बजट में आवंटित पैसा आपने खर्च ही नहीं किया, और अब आपको वोट चाहिए। योगी जी और मोदी जी, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है इनफ इज इनफ। बहुत हुआ, अब की बार नहीं बनेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के बच्चे पिछले 2 साल से क्लासेस नहीं कर रहे हैं, न कॉलेज के, न यूनिवर्सिटी के, न स्कूलों के। सब काम हो रहे हैं। कोरोना में सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ क्लासेस नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही क्लासेस? अगर आपको इतना ही डर था कि क्लासेस होने से कोरोना फैल सकता है, तो आप क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी के घर घर जाके आपने टीकाकरण क्यों नहीं किया? अभी भी यूपी में टीकाकरण पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा है। एक बड़ा हिस्सा है जो कि जिसके पास अभी तक टीके नहीं पहुंचे हैं।
किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? आप स्कूल खोलेंगे नहीं, टीका लगाएंगे नहीं, बाजार चलेंगे, आपकी रैली चलेगी, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और सबसे जो दुखद चीज है वो ये कि आपके पास में कोई किसी भी किस्म की चिंता या दुख व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। मैं आपकी जगह मुख्यमंत्री होता तो मैं कम से कम 6 बार माफी मांगता बच्चों से कि मैं आपकी क्लास नहीं करवा पा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने न तो देश से माफी मांगी और न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य से माफी मांगी कि आपसे हम माफी चाहते हैं कि आपकी क्लासेज नहीं हो रही हैं। कक्षाएं न होना एक सबसे बड़ा अपराध है। शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना सबसे बड़ा अपराध है। किसी की हत्या करने से भी बड़ा अपराध है, क्योंकि आप पूरी जनरेशन को नष्ट कर रहे हैं और इस अपराध से आप बच नहीं सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने ऑनलाइन परीक्षा के नाम पर मास चीटिंग हुई है, बड़े पैमाने पर नकल हुई है। सोचिए, मैं एक सिर्फ आंकड़ा दे रहा हूं जिससे कि आप उस स्थिति का अंदाजा लगाएं कि आपकी गुणवत्ता, आप शिक्षा में कहां हैं। जो भारत के राज्यों में शिक्षा की स्थिति है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले राज्यों में है। और हेकड़ी देखिए, कैंपेन देखिए, योगी के पोस्टर, विकास के पोस्टर दिल्ली में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, आंध्रा में मिलेंगे। लखनऊ में जो मुख्यमंत्री स्कूल तक नहीं खुलवा सकता, वो अपने शिक्षा की सफलता के पोस्टर उत्तर प्रदेश के बाहर लगवाए हुए हैं। दिल्ली में हर जगह लगे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए हैं दिल्ली में। दो 2016-17 की जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश, ये मैं आपको कोरोना के पहले की बात जानबूझ के कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप बाहर ना करते कोरोना में हम ऊपर कैसे जाते। कोरोना के पहले आप ऊपर गए थे, आप ऊपर थे। यूपी सबसे नीचे था। किनके साथ था? यूपी, बिहार, तेलंगाना और झारखंड। यूपी की 17वीं रैंक थी। कितनी बड़ी रैंक है ये। विश्वगुरु बनना चाहते हैं। और सबसे मैं क्यों कह रहा हूं ये, 2018 में जो बोर्ड की परीक्षाएं हुई, आपने कैसा उत्तर प्रदेश तैयार किया? शिक्षित उत्तर प्रदेश तैयार किया या ऐसा प्रदेश तैयार किया जो कि परीक्षा देना ही नहीं चाहता? ये कैसे विद्यार्थी तैयार किए गए जो कि परीक्षा ही नहीं देना चाहते? 2018 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ दी। क्यों? क्योंकि आपने नकल के खिलाफ मुहिम चलाई थी। और वही विद्यार्थी जब ऑनलाइन परीक्षाएं हुई तो 100% अटेंडेंस, 100% सफलता। यानी आपने एक ऐसा उत्तर प्रदेश और एक ऐसा नौजवान तैयार किया है जो सिर्फ नकल करने में विश्वास करता है। तो बच्चा बच्चा राम का और शिक्षा के नाम पर नकल करेगा राम की, नकल की खाएगा, नकल की पिएगा, नकल का जिएगा और जय श्री राम करेगा। सारे बच्चों को फेक डिग्री दी जाएगी, बिना पढ़े डिग्री दी जाएगी। सोचने लायक बात है कि 2018 में 10 लाख के करीब विद्यार्थियों ने परीक्षा से अपने को विड्रॉ किया। और जो उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई, उन उत्तर पुस्तिकाओं को भी जांचने का तरीका इतना थर्ड ग्रेड था कि उस पर हजारों किस्से अखबारों में छपे। और तो और
शिक्षा के और स्कूली शिक्षा के स्कूल के जो मानक हैं उसके हिसाब से, जिसे लोग आरटीआई के मानक कहते हैं, आरटीआई के मानकों के हिसाब से 90% स्कूल उत्तर प्रदेश के खरे नहीं उतरते। और ये जो नरेंद्र मोदी की जो सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा का जो नारा है और इसकी जो योजना है, इसका तो उत्तर प्रदेश में एकदम भट्टा ही बैठ गया है। उसे देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की योजना लागू करने की मुख्यमंत्री को इच्छा ही नहीं थी। बल्कि संक्षेप में अगर मैं कहूं तो योगी के आने के बाद शिक्षा के बजट में लगातार कटौती होती रही है, और जो आखिरी कटौती हुई है वो 191 करोड़ रुपए की हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपने इतनी तरक्की कर ली है? क्या सबको पढ़ाई लिखाई के साधन इस तरह से मुहैया करा दिए कि आपको कटौती की जरूरत पड़ रही है? वास्तविकता यह है कि आप खर्च ही नहीं करते, ऊपर से जो प्रावधान है उसमें कटौती कर रहे हैं। सरकार कितनी कानून के शासन का पालन करती है, इसका एक नमूना बता रहा हूं। 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश है। वो आदेश यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे सरकारी कर्मचारी अनिवार्यतः अपने बच्चों को सरकारी स्कूल कॉलेज में भर्ती कराएंगे और पढ़ाएंगे, और जो सरकारी कर्मचारी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हम पूछना चाहते हैं, योगी जी आपकी ठोकों की पॉलिसी का क्या हुआ? आपने किसी सरकारी कर्मचारी को ठोका कि तुमने सरकारी ऑफिस में नौकरी करते हुए अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजा? अदालत ने इस आदेश का पालन करने के लिए 6 महीने का समय दिया था। योगी जी आपको 5 साल मिले। आप 2017 से 16-17 से आप यहां शासन में हैं, आपको 5 साल मिले। यह आदेश पहले से था, आपने लागू नहीं किया। और तो और आपके यहां शिक्षक और छात्र के बीच का जो रेशो है वो कितना खराब है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप झूठ बोलने में विश्वास करते हैं। और जब मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री झूठ बोलने में विश्वास करते हैं, तो इसका सच यह है कि वहां शिक्षा की उन्नति नहीं हुई है, अवनति हुई है। वहां तकरीबन 8,40,000 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन अभी भी वहां 21% से अधिक सीटें शिक्षकों की खाली पड़ी हैं। उनमें शिक्षक नौकरी नहीं करते। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर कि बच्चे, कायदे से बच्चों को सुरक्षा देना सरकार का काम है, बच्चों को स्कूल पहुंचाना सरकार का काम है, लेकिन बच्चे वहां स्कूल नहीं जाते बच्चे, बल्कि श्रम की मंडी में जाते हैं, वहां बाल श्रम करते हैं। बच्चे अपना श्रम बेचते हैं, जो कि क्राइम है। जो लोग बाल श्रम का शोषण और दोहन करते हैं, आपने कभी उनको रोका तो नहीं? आपने कभी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया कि भाई तुम अपने यहां चाइल्ड लेबर क्यों रखे हुए हो? पांच से लेकर 14 साल के तकरीबन 6,29,000 से अधिक बच्चे बाजार में काम करते हैं। यह आपकी आंख के नीचे
वे जो दुकानदार जो आपके लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनकी दुकान के नीचे, वे जो आरएसएस के लोग शाखा लगाते हैं उनकी शाखाओं के ठीक सामने ये बच्चे बाल श्रम करते नजर आते हैं। लेकिन आपको कभी इसे देख के लज्जा नहीं आती? आपको वोट चाहिए, आप बच्चों के भविष्य को बनाएंगे नहीं, लेकिन आपको वोट चाहिए। उत्तर प्रदेश के बच्चे आपसे हिसाब मांगेंगे कि आपने 2 साल में स्कूल नहीं खोले लेकिन आपने फीस वसूल की। और तो और आपके यहां कायदे से शिक्षा की उन्नति होनी चाहिए थी, लेकिन आपके यहां तो उच्च माध्यमिक में विद्यार्थियों की संख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। तो हम ये मान लें कि उच्च माध्यमिक में आप पढ़ना नहीं चाहते बच्चे? प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक नामांकन में 60% तक की गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश का हाल यह है कि जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि 18,000 स्कूल ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो कि सिर्फ एक स्कूल, एक शिक्षक से चल रहे हैं। वो एक शिक्षक पीर बवर्ची भिस्ती खत सारे काम करता है, वो पढ़ाता भी है, वो स्कूल भी खोलता है, वो झाड़ू भी लगाता है, वो बच्चों का सारा देखभाल भी करता है। खाली हम इतना कहना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में सिर्फ एक मुख्यमंत्री रहे और सारे मंत्री निकाल दिए जाएं? क्या मुख्यमंत्री सभी मंत्रालयों का काम कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो फिर यह बताइए कि 18,000 स्कूल एक शिक्षक से कैसे चल रहे हैं? और आप दावा कर रहे हैं कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की है। दिल्ली की मेट्रो में आपकी शिक्षा की उन्नति के पोस्टर लगे हुए हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। आंकड़े कहते हैं कि 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि आपके यहां शिक्षकों के जो कुल आवंटित पद हैं उसमें से 21,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए, 21% से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, और आपको वोट चाहिए। और एक अकेले की यूपी की कहानी नहीं है कि शिक्षा में लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ये पूरे देश की कहानी है। घर घर मोदी ना, तो घर घर मोदी कैसे जाएगा? घर घर मोदी ऐसा ही जाएगा जब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। घर घर मोदी का मतलब डेवलपमेंट नहीं है। घर घर मोदी का मतलब है घर घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे नहीं। मोदी माने शिक्षा का अपहरण, मोदी माने ज्ञान का अपहरण। और पूरे देश का डाटा यह है कि पूरे देश में बच्चों के एनरोलमेंट में, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के एनरोलमेंट में 23 लाख बच्चों की कमी देखी गई है। और इस 23 लाख में अकेले 7 लाख यूपी में है। तो यूपी में और पूरे देश में बच्चे, हां, बच्चा बच्चा काम का मोदी जी के, बच्चा बच्चा राम का मोदी जी के काम का, यह नारा था ना। तो आपने बच्चे को राम के हवाले किया है कि वह पढ़ने ना जाए, उसका एनरोलमेंट ना हो। और साक्षरता की हालत क्या है आपके उत्तर प्रदेश में? आपकी सारी चिंताएं, सारी योजनाएं, सारी भावनाएं गांव के किसानों को लेकर हैं, गांव के परिवारों को लेकर है। आपको गांव का बोर्ड चाहिए। आपने गांव में शिक्षा का और साक्षरता का प्रसार नहीं किया है, बल्कि आपने दलालों की कल्चर का प्रसार किया है। और दलालों की कल्चर जो गांव में फैली है उसने कितनी बड़ी क्षति की है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहां बैठ के कल्पना नहीं कर सकते, दिल्ली में बैठ के। गांव में साक्षरता दर 58%, जबकि शहरों में 20%। यानी गांव में अभी भी 38% लोग ऐसे हैं, 32% लोग ऐसे हैं जो कि निरक्षर हैं। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता जो है 46%।
और शहरी महिलाओं में 73%। यानी गांव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में अभी निरक्षर हैं। अब आप बताइए कि आपको वोट क्यों दिया जाए जब शिक्षा का यह हाल है, स्कूलों का यह हाल है कि वहां स्कूलें बनी नहीं और स्कूलों में प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई। आप दोनों ने, माने मोदी और योगी ने, दोनों ने मिलकर एक डंका बड़ी जोर से बजाया कि नई शिक्षा नीति का डंका बजाया है। और नई शिक्षा नीति के डंका बजाते समय जो आपने मसौदा जारी किया था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उसमें आपने ये वायदा किया था, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत यह वायदा किया था कि 10 से लेकर 20% तक बजट का शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। यह मत कहिएगा कि मैं क्या जानूं मोदी जी ने जो किया है। जी नहीं, आप भी मोदी जो कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार, और जो आप कर रहे हैं उसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं। आप दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू हैं, मोदी और योगी। आपका जो कार्यकर्ता नीचे करता है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और आपकी पुलिस का एक कांस्टेबल भी अगर अपराध करता है तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। 2014-15 में शिक्षा पर 4.14% बजट आवंटित किया गया था, जो सन 2019-20 तक आते आते 3.4% रह गया है। इसका अर्थ यह है कि, और कोरोना पीरियड में तो खैर जय श्री राम हो ही रही है, इसका अर्थ यह है कि मोदी सरकार बजट में कोई नया आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने नहीं जा रही। तो आपने लोगों से झूठ बोला कि आप नई शिक्षा नीति के आने के बाद, मोदी की शिक्षा नीति के आने के बाद में 10 से 20% तक बजट का खर्च करेंगे। स्कूली शिक्षा के लिए 2014-15 में 38,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो 2018-19 में घट के 37,100 करोड़ रुपए हो गए। एक और फ्रॉड, कैंपेन फ्रॉड, मिशन प्रेरणा के नाम से लॉन्च किया गया कि 75 जिलों में 1.1 लाख से अधिक विद्यालय खोले जाएंगे। यानी 1 लाख से अधिक विद्यालय खोलने का आपने फैसला किया। 3.5 लाख से अधिक शिक्षक और 1.2 करोड़ छात्र इनरोल किए जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं, क्या इसमें से आप 50% भी काम कर पाए? जी नहीं। जमीनी हकीकत इसका उत्तर ना में देती है। आखिर में इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि दैनिक जागरण अखबार है ना, जो कि आपका भोंपू है, दैनिक जागरण अखबार में ही बाकायदा इस तरह के न्यूज आइटम अवेलेबल हैं मोदी जी और योगी जी, जो आपका भोंपू है। दैनिक जागरण अखबार के अनुसार लापरवाही और उदासीनता के चलते सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हुई है। अब एक दूसरा पहलू, यह तो रही शिक्षा की बात, इसलिए आपको वोट नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि आपने स्कूली शिक्षा को तबाह किया है। हायर एजुकेशन पर हम अलग से एपिसोड करेंगे और बात करेंगे। आपने बदले में क्या दिया है
उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। उत्तर प्रदेश को बदले में सिर्फ अफवाह, अफवाह और सिर्फ अफवाह। हर चीज को आप जो करते हैं, हर एक्शन को जो आप करते हैं, आप उसको र्यूमर बनाते हैं। पिछले दिनों एक घटना घटी, एक वेबसाइट आई जिसमें टेस्ट लिया गया, टेस्ट के पैसे लिए गए। बाद में मालूम पड़ा वो वेबसाइट सरकारी थी ही नहीं। सरकार ये जानती थी कि वो वेबसाइट सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने नहीं रोका। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में योगी ने कौन सा काम किया है? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अफवाह और अफवाह फैलाने का काम किया है। और जो अफवाह फैलाने वाली बात है, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि अफवाह का मतलब यह है कि आप लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करते हैं। तो आपने अविश्वास पैदा किया किस पर? विपक्ष पर अविश्वास पैदा किया झूठ बोलकर। कांग्रेस के प्रति अविश्वास पैदा किया झूठ बोलकर। सपा के प्रति अविश्वास पैदा किया झूठ बोलकर। और इसके लिए आपने किसका सहारा लिया? अफवाह, अफवाह और सिर्फ अफवाह। यह अविश्वास आपने व्यक्तियों के प्रति पैदा किया, आपने संगठनों के प्रति पैदा किया, यहां तक कि आपने विचारधाराओं के प्रति भी पैदा किया। और सबसे बड़ा अविश्वास तो आपने पैदा किया धर्मनिरपेक्षता के प्रति और जनतंत्र के प्रति। धर्मनिरपेक्षता से आपको सख्त एलर्जी है। और आपको अगर यह जानना हो कि अफवाह नाम की चीज कैसी होती है और वो कैसे काम करती है, तो मैं योगी और मोदी से अनुरोध करूंगा कि वे, एक जमुना प्रसाद नाम के व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी 1935 में, और वो बाई चांस की बात है कि वो भी उत्तर प्रदेश से थे। उन्होंने अफवाह के बारे में, भारत में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफवाह के बारे में सबसे थ्योरेटिकल, सबसे अच्छी किताब लिखी। मोदी और योगी की कार्यशैली का ये कॉमन फिनोमिना है कि वे किसी भी चीज को प्रचारित करने के लिए पहले अफवाह में कन्वर्ट करते हैं। और सब लोग जानते हैं अफवाह जल्दी फैलती है, सच जल्दी नहीं फैलता, र्यूमर जल्दी फैलती है। हमारे यहां स्थिति यह है कि भारत की, जिसका कि फायदा उठा रहे हैं ये लोग, भारत में कोई हिंदुस्तान का विभाग ऐसा नहीं है शिक्षा का जहां अफवाह का या र्यूमर का अध्ययन किया जाता हो। अलग से विभाग नहीं है। गीता का अध्ययन हो सकता है, रामायण का अध्ययन हो सकता है, अफवाह का अध्ययन नहीं हो सकता। जिस देश में सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई जाती हो, वहां तो कायदे से अफवाह का अध्ययन होना चाहिए। आप याद कीजिए अफवाह फैला के कितना नुकसान होता रहा है। महाराष्ट्र में एक सन्यासी की हत्या हो गई अफवाह के नाम पर, कि बच्चों का अपहरण करके ले जा रहा था और कोरोना काल के दौर में ही एक सन्यासी की हत्या हो गई। तो आप पहले अफवाह फैलाते हो, फिर उसे आप एक गॉसिप, लोगों की आपसी बातचीत का हिस्सा बना देते हैं। तो आपने एक अफवाह को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट, कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर विकसित किया है। आपके बारे में बात सब लोग करते हैं, लेकिन आप जिस तरह की अफवाह उड़ाते रहे हैं उस पर बात नहीं करते लोग। शिक्षा के बारे में आपने सबसे अधिक झूठ बोला, लेकिन शिक्षा पर लोग बात नहीं कर रहे। बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए लगातार अफवाह का प्रचार होता रहता है, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आपको यूपी में योगी को और मोदी को परास्त करना है तो अफवाह के कॉन्सेप्ट को लगातार चर्चा के केंद्र में लाना चाहिए। बल्कि लोकतंत्र को बचाना है तो आपको अफवाह से बचाना होगा।
लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में किसी जमाने में एक व्यक्ति ने नाम दिया था, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, आरएसएस, और यह सही नाम दिया था। तो उत्तर प्रदेश को खतरा किससे है? उत्तर प्रदेश को आतंकवाद से खतरा नहीं है, उत्तर प्रदेश को मुसलमानों से खतरा नहीं है, उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, किसी से खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश को खतरा है अफवाह से, और इलेक्शन के दौरान अफवाह सबसे ज्यादा फैलाई जाती हैं और फैलाई जाएंगी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में जिस तरह की अफवाहें गर्म थीं, अखबार अभी भूले नहीं हैं, अखबारों में छपी हुई हैं। कौन फैला रहा था ये अफवाह? अफवाह फैलाने वालों को आपने पकड़ा? अफवाह लिखने वालों को आपने पकड़ा? नहीं। आप तो आतंकवाद का षड्यंत्र रचते हुए आपको खबर मिल जाती है और घर से आप 4 मुस्लिम लोगों को उठा लेते हैं और यूएपीए में बंद कर देते हैं। लेकिन आपको अफवाह फैलाने वाले आज तक एक आदमी नहीं मिला जिसको कि आपने पकड़ के बंद किया हो। आज तक एक भी व्हाट्सएप मैसेज, जो अफवाह का व्हाट्सएप मैसेज भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से जाते हैं, उनमें से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बुल्ली ऐप, जो मुस्लिम महिलाओं को सरेआम बेचने वाला ऐप, ये क्या था? ये अफवाह का ऐप ही तो था। किसने पकड़ा? महाराष्ट्र की पुलिस ने पकड़ा। आपको पकड़ने की फुर्सत नहीं है। आपने तो अफवाह को एक जेनर, एक विधा, एक बाकायदा एक महत्वपूर्ण प्रचार के उपकरण के तौर पर विकसित किया है। एक और भी चीज है जो कि बहुत ही मुश्किल चीज है, वो ये कि अफवाह के बारे में आप सुनिश्चित ढंग से कोई डेफिनेशन बना के बात नहीं कर सकते। हर क्षेत्र में अफवाह को लेकर अलग अलग किस्म का आपको उसकी परिभाषा को लेकर अंतर मिलेगा, इसलिए उसके बारे में कोई एक सुनिश्चित एक डेफिनेशन बना के काम नहीं कर सकते। इसलिए अफवाह के मामले में एक्शन लेते समय दुविधा हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी अफवाह पर कैंपेन, आपको पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अफवाह के खिलाफ में कोई प्रचार अभियान नहीं मिलेगा। हम लोगों की आदत रही है अफवाह में और र्यूमर में रहने की, तो हमारी इस आदत का बीजेपी ने पॉलिटिकली दुरुपयोग किया है। होता है ना कि अगर कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है तो उन्हें लगता है अच्छा इसका अफेयर होगा। अरे लड़का लड़की सामान्य तौर पर भी बात कर सकते हैं, इसमें अफेयर कहां से आ गया बीच में? स्त्री पुरुष सामान्य तौर पर बात कर सकते हैं, इसमें अफेयर कहां से आ गया बीच में? लेकिन हिंदुस्तान में पहले से एक जमीन बनी हुई है कि अगर लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई उनके बीच में अफेयर होगा, और ये फिर र्यूमर के तौर पर, अफवाह के तौर पर मोहल्ले में ये खबर चल निकलती है। ये जो परिवेश बना हुआ है अफवाह का, इस परिवेश का राजनीतिक दुरुपयोग सबसे अधिक किसी ने किया है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आप याद कीजिए, सारे देश में गणेश जी दूध पी रहे थे, यह अफवाह थी। कोई मूर्ति दूध नहीं पीती, सफेद झूठ है ये। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में हर हिंदू के घर से लोग गिलास भर भर के, लोटा भर भर के दूध लेकर जा रहे थे कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। जिसने भी नाम दिया हो र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी का, आरएसएस को, वो सही नाम दिया था। अफवाह का एक और भी रूप है जो कि प्रचलन में है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अब जिसे विवाहेतर संबंधों को लेकर भी अफवाह खूब सबसे ज्यादा उड़ती है।
तो भारतीय समाज जो है वो अफवाह में मजा लेता है, अफवाह में जीता है, और आपने उसको एक पॉलिटिकल कैंपेन का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। अफवाह के लिए जो इफेक्टिव हो उसके लिए जरूरी, अभी क्यों मैं ये चुनाव के समय अभी अफवाहें उड़ेंगी, अभी अफवाहें उड़ाई जाएंगी, आपको अफवाह से सावधान रहना होगा। और सावधान रहने का एक ही तरीका है, मोदी, जोगी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भी कुछ कहे, आप उस पर विश्वास मत कीजिए। क्योंकि वे इस समय तरह तरह की अफवाह उड़ा के वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अफवाह की ब्यूटी है कि जो ही आप सुनते हैं आप उसे तत्काल हजम कर लेते हैं। और अफवाह अगर आएगी तो फिर ग्रुप डिस्कशन भी होंगे, अफवाह की व्याख्याएं भी होंगी। मैं जब मथुरा में था, मेरे यहां मजदूर काम कर रहे थे, वो कह रहे थे, अरे गुरुजी, ईदगाह मस्जिद में तो जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की मूर्ति पधराई जाएगी, ये खबर है पक्की। अब आप सोचिए, वो खबर कहीं अखबार में नहीं है, किसी मीडिया में नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति गांव के अंदर रहता है, लेकिन उसे ये अफवाह उस तक पहुंच गई। पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि ईदगाह मस्जिद के अंदर कृष्ण मूर्ति धराई जाएगी, यह अफवाह, उनमें से उन लोगों को गिरफ्तार किया गया नहीं, किसी को नहीं पकड़ा गया। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि अफवाह पर आप विश्वास न करें। नरेंद्र मोदी और योगी, इन दोनों की ब्यूटी है कि ये इस अस्त्र का जब संकट में होते हैं तो सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। कई बार यह भी होता है कि अफवाह की वजह से घटना घटित हो जाती है। आपने झूठ बोला, घटना घटित हो गई। एक मुसलमान के घर पुलिस गई, उसके फ्रिज को खोला, उसके फ्रिज को देखा, वहां मीट मिला और कहा कि यह गऊ का मांस है। पुलिस ने सिर्फ अफवाह के आधार पर उस मुसलमान के घर छापा मारा। बाद में मालूम पड़ा कि वो गऊ का मांस नहीं था, वो व्यक्ति निर्दोष था। लेकिन आपने पूरे देश में कैंपेन कर दिया। कौन नहीं जानता उस घटना को? कौन नहीं जानता उन तमाम लोगों को जो 13-13, 14-14 साल तक जेल में बंद रहे और 14 साल के बाद में ये पता चला कि वे सिर्फ अफवाह के बेसिस पर गिरफ्तार कर लिए गए थे और आतंकवादी घोषित कर दिए गए थे। आप अफवाह के नाम पर किसी की भी चारित्रिक हत्या कर सकते हैं, शारीरिक हत्या कर सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? अफवाह से बचना बेहद जरूरी है। और अफवाह के बिना आरएसएस चलता नहीं है, ध्यान लीजिए। अगर आपने अफवाह पर कंट्रोल किया तो उसका पहली शर्त है कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं, यानी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, आप इनकी किसी भी बात पर विश्वास मत कीजिए। क्योंकि ये कभी सच नहीं बोलते। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, अफवाह कभी भी एक व्यक्ति के जरिए नहीं फैलती। अफवाह हमेशा सामूहिक प्रयास के जरिए संप्रसारित होती है। अफवाह को फैलाने वाला अगर कोई संगठित गिरोह न हो तब तक अफवाह नहीं फैलती। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक संगठित गिरोह के तौर पर अफवाह फैलाई और पूरे देश को प्रभावित किया। यह अफवाह ही है कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह अफवाह सत्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वे तमाम कागज नहीं माने जो यह कहते थे कि राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। यह अफवाह थी कि बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा था, और यह अफवाह 30 साल तक, 40 साल तक चलती रही।
सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग सिद्ध नहीं कर पाए कि बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे लिखा हुआ है। लेकिन राम के मंदिर का तो निर्णय हो गया ना। तो अफवाह को में यह शक्ति होती है कि वह सामूहिक प्रयास से चलती है, वो कभी इंडिविजुअल प्रयास से अफवाह का जन्म नहीं होता। अफवाह की यह भी खूबी होती है कि वह रियल जैसी लगे। अगर अफवाह या र्यूमर रियल जैसी नहीं लगेगी, यथार्थ जैसी नहीं लगेगी, तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों को लगता था कि हां अयोध्या है तो अयोध्या में राम पैदा हुए होंगे, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा होगा, तो जरूर बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 70 साल तक मुकदमा चलने के बावजूद, हजारों डॉक्यूमेंट्स पेश करने के बावजूद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, बीजेपी के लोग यह प्रूव नहीं कर पाए कि बाबर ने राम का मंदिर तोड़ा था। लेकिन अयोध्या में राम हुए थे, यह बात यथार्थ जैसी लगती है। तो अफवाह की खूबी है कि वह जब स्वीकृत होती है तो वह यथार्थ जैसी प्रतीत होती है, लेकिन यथार्थ होती नहीं है। वह अर्थपूर्ण भी लगे। तो लोगों को लगता था अगर अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? अरे अयोध्या में राम जन्म लिए हो तब तो बात सही है। तो जो लोग अफवाह फैलाते हैं, जो क्यों फैलाई जाएंगे इलेक्शन के टाइम पर, तो वे क्यों अफवाह फैलाते हैं? क्योंकि वे अनिश्चितता के शिकार होते हैं। अनिश्चितता के अगर शिकार ना हो तो अफवाह फैलाने की जरूरत ना पड़े। जिसके साथ सत्य होगा, जिसके पास सत्य होगा, वो अफवाह नहीं फैलाएगा। अफवाह वही लोग फैलाते हैं जिनके पास सत्य नहीं होता, जो लोग निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। इसलिए वे लोग अफवाह के जरिए संभावनाओं का निर्माण करते हैं। अब यह अफवाह है कि मोदी के जरिए देश का विकास होगा और मोदी का कोई विकल्प नहीं, यह अफवाह है। ये इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि मोदी के रहते हुए हिंदुस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हुई है। वास्तविकता यह है कि योगी के 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अधिकतर मंत्रालय आवंटित बजट का 1/3 हिस्सा मुश्किल से खर्च कर पाए। यह सच्चाई है। लेकिन अफवाह क्या है? योगी जी ने बहुत काम किया है। योगी जी ने बहुत काम किया है, इससे बड़ी अफवाह कुछ नहीं हो सकती। अगर योगी जी ने बहुत काम किया था तो आवंटित जो राशि थी बजट में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे मदों में, यह राशि पूरी खर्च होनी चाहिए थी। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं कि यह 1/3 से भी कम राशि खर्च हुई। तो इसका मतलब यह कि योगी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वह अफवाह से अधिक उसका कोई महत्व नहीं है। उनके जमाने में, उनके शासन में विकास हुआ है। एक स्टेज ऐसी भी आती है कि लोग अफवाह को ही तथ्य मानने लगते हैं, जबकि अफवाह तथ्य नहीं होता। अब लोगों के दिमाग में है कि हाँ मोदी काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी क्या काम कर रहे हैं पूछा जाना चाहिए तो वो कहते हैं हमें नहीं मालूम जी, लेकिन मोदी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अफवाह भर दी गई है। योगी काम कर रहे हैं, यह अफवाह भर दी गई है। अफवाह की परख, अफवाह की कसौटी जीवन की सच्चाई है, तथ्य है। तथ्य पूछे जाने चाहिए। तथ्य बताते हैं कि योगी ने, अनेक मंत्रालयों ने उनके 1/3 से भी कम पैसा बजट में जो आवंटित था वो खर्च किया। आखिरी चीज, अफवाह फैलाने के लिए भी तो एक नेटवर्क चाहिए ना, एक सामाजिक समूह चाहिए।
बीजेपी क्यों ताकतवर है? बीजेपी इसलिए ताकतवर नहीं है कि बीजेपी के पास में कोई बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया कोई लीडरशिप है, नहीं। बीजेपी इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास में एक बहुत अच्छा संगठन है जो कि अफवाह फैलाने में मास्टर है। और जब अफवाह फैलाने वालों की शक्ति कम होती है, जब बीजेपी को लगता है कि अब वो हार सकते हैं, तो वो फिर दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं अफवाह के जरिए कि अगर बीजेपी हारी तो हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़ेंगे। तो अफवाह फैलाने वाले जब हारने के कगार पर होते हैं तो वे दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, वे पैनिक पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वे सफलता हासिल कर सकें। मोदी जैसा स्ट्रांग लीडर अगर वो नहीं होगा तो देश की रक्षा कौन करेगा? अरे देश की रक्षा छोड़ दीजिए, लेह लद्दाख की जो जमीन थी, जो डिस्प्यूटेड लैंड थी, खाली पड़ी थी, उस पर चीन ने 60,000 सैनिक खड़े कर दिए। वहां पुल बनाया जा रहा है, वहां घर बनाए जा रहे हैं, वहां पूरी बस्तियां बसाई जा रही हैं, लेकिन मोदी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। लेकिन आपके दिमाग में यह पैनिक, यह भय पैदा कर दिया गया कि मोदी नहीं होगा तो देश नहीं होगा। तो अफवाह जो है वो अपने आप ऑपरेट नहीं करती। अफवाह को ले जाने के लिए एक समूह की, एक संगठन की जरूरत होती है, और ये समूह और संगठन उनके पास है। इसे एक्सपोज करने की जरूरत है और अफवाह को एजेंडे पर लाने की जरूरत है कि मोदी और योगी किस तरह की र्यूमर फैलाते हैं। वो अपने भाषणों के जरिए र्यूमर फैलाते हैं। हमारे यहां मीडिया से सूचनाएं उतनी नहीं जाती जितनी अफवाह के जरिए सूचनाएं जाती हैं। मीडिया कम सूचनाएं देता है, अफवाह के जो चैनल्स हैं वे ज्यादा सूचना देते हैं। अब उनमें व्हाट्सएप चैनल जो है सबसे पावरफुल चैनल है। तो जो लोग अफवाह में रहते हैं और अफवाह में जीते हैं और अफवाह को शेयर करते हैं, र्यूमर, वे लोग हमेशा संशय और दुविधा में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो जरूरत किस बात की है कि अफवाह से लोगों को निकाला जाए, संशय और दुविधा से लोगों को निकाला जाए। सच्चाई को जानने परखने के लिए लोगों को मजबूर किया जाए कि लोग सच्चाई जानें। जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनकी एक दिक्कत और भी रहती है कि वे लगातार धमकी का काम करते हैं। अफवाह क्या करती है? धमकी का काम करती है। अगर यह बात नहीं मानी गई तो यह हो सकता है। तो अफवाह एक तरह से धमकी की भावना पैदा करती है और इसके जरिए वे समाज में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रखनी है ना, हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है और इनकी गुंडागर्दी को नियंत्रित करना है, तो बेहतर यह इन्हीं को वोट दे दो। ये गलत धारणा है। 47 में भयानक दंगे हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे, भारत विभाजन हुआ था, लेकिन भारत की जनता ने 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बार बार विभिन्न तरह से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कभी भी इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो किसके जरिए सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित हुआ? लोकतंत्र के जरिए स्थापित हुआ, धर्मनिरपेक्ष वातावरण के जरिए स्थापित हुआ, न कि बीजेपी के शासन के जरिए। बल्कि अब उल्टा हुआ है कि बीजेपी का शासन पिछले 7 साल से पूरे देश में जिस तरह से आया है और 5 साल से यूपी में जिस तरह से आया है, उसने सामाजिक विभाजन को, सामाजिक नफरत को, धार्मिक विभाजन को और ज्यादा विस्तारित किया है। और सबसे बुरी बात और आखिरी बात, जब महामारी फैल रही हो तो उस समय सबसे ज्यादा अफवाह फैलाई गई। कायदे से आपको महामारी के समय तो अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी। तो महामारी के समय अफवाह फैलती हैं, जिस समय लोग दूसरे विकल्पों की खोज करते हैं। यानी ये अफवाह ही है, ये र्यूमर ही है कि आप योग से कोरोना ठीक कर सकते हैं। इससे ज्यादा बोगस चीज कुछ नहीं हो सकती।
इससे बड़ा अफवाह और रूमर कोई नहीं हो सकता कि वैक्सीनेशन के बाद में आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन यह अफवाह फैलाई गई। अब रिजल्ट आ रहे हैं ना। मध्य प्रदेश का सर्वे सामने आया जो भास्कर अखबार ने किया है कि जितने लोगों को अभी ओमिक्रॉन हुआ है उनमें से बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 वैक्सीन लग चुकी थी। इसका मतलब है वैक्सीनेशन का मतलब वायरस से मुक्त होना नहीं है, लेकिन आपने अफवाह फैलाई। तो कहने का मतलब यह कि मोदी और योगी के कैंपेन का, प्रचार अभियान का और साइबर प्रचार अभियान का, जो कि अभी ये दौर चल रहा है, अफवाह एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। बिना इसको ध्यान में रखे आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। वे अफवाह के जरिए कोई भी थ्रेट पैदा कर सकते हैं, असुरक्षा पैदा कर सकते हैं, अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं और आपके वोट का अपहरण कर सकते हैं। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं उस पर एकदम कान न दें, और आपके सामने जो सच है उसे जानें और देखें। आपके सामने सच है कि बाजार खुले हुए हैं लेकिन स्कूल नहीं खुले हुए। आपके सामने सच है कि मंदिर खुले हुए हैं लेकिन कॉलेज नहीं खुले हुए। और यह एक ऐसी सच्चाई है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मोदी और योगी ये मिलके सुनियोजित ढंग से युवाओं को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। कोरोना फैल सकता है तो बाजार बंद कर दो। व्यापारियों का दबाव है, बाजार नहीं बंद कर सकते, लेकिन मास्टरों का दबाव नहीं है इसलिए स्कूल बंद कर सकते हैं। छात्रों का दबाव नहीं है इसलिए स्कूल बंद कर सकते हैं। क्यों बंद कर सकते हैं आप? आपके कैबिनेट के मंत्रालय खुले हुए हैं, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री कार्यालय खुला हुआ है, वहां तो कोरोना का कोई संकट नहीं है। स्कूल में और कॉलेज में ही संकट क्यों आएगा? क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो सकती? कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी खोलें, नॉर्मल फंक्शन करें। कोई मंदिर बंद नहीं हो सकता, कोई चर्च बंद नहीं हो सकता, कोई मस्जिद बंद नहीं हो सकती। गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंभ स्नान, गंगा सागर स्नान, ये सब बंद नहीं हो सकते, लेकिन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान को एक जाहिल और अनपढ़ हिंदुस्तान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यही वह बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आपको वोट नहीं दिया जाना चाहिए, बीजेपी को वोट नहीं दिया जाना चाहिए। आपसे फीस ली गई लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई का मौका नहीं मिला। आपकी फीस माफ नहीं की गई, आपके बच्चों की फीस माफ नहीं की गई। स्कूल, कॉलेज, सब जगह, यूनिवर्सिटी, सब जगह आपके बच्चों से फीस ली गई लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। परीक्षा की भी फीस ली गई लेकिन ठीक से परीक्षाएं भी नहीं हुई क्योंकि नकल हुई। तो मोदी का भारत, योगी का भारत कैसा भारत होगा? अनपढ़ जाहिल भारत होगा जिसके पास में डिग्रियां होंगी। तो पिछले 2 साल से आपने जो डिग्रियां ली हैं उनमें अधिकतर डिग्रियां ऐसे लोगों ने ली हैं जो कि परीक्षा नकल करके जिन्होंने पास की है। इसीलिए नारा दिया गया था, बच्चा बच्चा राम का, अनपढ़ों के काम का। आपको एक पढ़ा लिखा भारत बनाना है, एक शिक्षित भारत बनाना है, तो इस जाहिलगिरी से बाहर निकलना होगा। बिना इस जाहिलगिरी से बाहर निकले आप यूपी को नरक बनने से नहीं रोक सकते। यूपी नरक में न जाए, इसकी पहली शर्त है इलेक्शन में इस समय सबसे ज्यादा चौकसी की जरूरत है। अफवाहों पर ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, और इस समय तो झूठ की एक तरह से बाढ़ आई हुई है। उसको चुनौती की तरह लिया जाना चाहिए, क्योंकि अफवाहें लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती। अफवाहें अपराधियों को मजबूत करती हैं, गुंडों को मजबूत करती हैं, दलालों को मजबूत करती हैं, और अफवाहों से देश कमजोर होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है, प्रोग्रेस नहीं होती, प्रगति नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होता। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में डेवलपमेंट के नाम पर एक उद्योग नहीं खुला जिसमें 5000 मजदूर काम करते हो। तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो अपने बजट के 30% हिस्से को भी खर्च न कर पाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सरकार। फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर अगले नए विषय पर।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।